आज हम बात करेंगे 5 ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स की जिनको मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ और हर स्टॉक का सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि उन्होंने FY26 में कैसा परफॉर्म किया है और FY27 की उनकी ग्रोथ की गाइडेंस कितनी है और लास्ट में हर स्टॉक की वैल्यूएशन निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है क्वालिटी फार्मा। तो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अलग अलग ग्लोबल कंपनीज के लिए ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है। तो मतलब ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ये डायरेक्टली कस्टमर्स से तो डील नहीं करते लेकिन ड्रग्स बना के अलग अलग कंपनीज को वो ड्रग सेल करते हैं और इनके जो कस्टमर्स है जो इनसे ड्रग खरीदते हैं वो उन ड्रग्स पे अपना ब्रांड नेम लगा के एंड कंज्यूमर को वो ड्रग सेल कर देते हैं। तो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स एक B2B मॉडल है जो ड्रग्स बना के अलग अलग ग्लोबल कंपनीज को सेल करती है। अब इनके पास टोटल 5 यूनिट है जिसमें ये 5 अलग अलग टाइप की ड्रग्स बनाते हैं। एक में तो ये जनरल ड्रग्स बनाते हैं जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, दूसरे में ये बीटा लैक्टम बनाते हैं, तीसरे में ये कैंसर की ड्रग बनाते हैं जिसको इन्होंने ऑन्कोलॉजी लिखा हुआ है, चौथे में सिफेलोस्पोरिन बनाते हैं और अपनी 5वीं यूनिट में ये बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाते हैं और इनके मार्जिन कैंसर वाली ड्रग्स में सबसे ज्यादा होते हैं। जो इनकी जनरल ड्रग है ना उसमें तो इनके कम मार्जिन होते हैं और जो इनका ऑन्कोलॉजी का सेगमेंट है यानी कि कैंसर वाला सेगमेंट है या जो बायोलॉजिकल ड्रग्स का सेगमेंट है ना जिसमें ये हॉर्मोन्स बनाते हैं उसमें इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल कि ये एक B2B कंपनी है जो ड्रग्स बना के अलग अलग कंपनीज को सेल ऑफ करती है। अब चलते हैं इसके FY26 के रिजल्ट्स पे। तो फुल ईयर FY26 के बेसिस पे इन्होंने अपनी सेल्स को 35% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर और सेल्स पे मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि अगले साल ये 650 करोड़ की सेल्स करेंगे। इस साल इनकी सेल्स है अप्रॉक्स 500 करोड़ की और अगले साल उसको ये 30% से इंक्रीज करके 650 करोड़ तक ले जाएंगे। अब फुल ईयर के बेसिस पे इनके एबिटा मार्जिन और इनके पैट मार्जिन दोनों ही इंप्रूव हुए हैं, यानी कि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन भी मिल रहा है जिस वजह से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आई है। तो देखो इनके प्रॉफिट में 69% की ग्रोथ है फुल ईयर के बेसिस पे और जो पैट मार्जिन पिछले साल 10.8% था वो इस साल बढ़ के 13.4% हो गया है, यानी कि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। अब चलते हैं कि इस कंपनी ने FY27 में ग्रोथ की क्या गाइडेंस दे रखी है। तो इस साल इनकी सेल्स है 500 करोड़ के आसपास की और इनका एबिटा मार्जिन है 24% का और इन्होंने ये गाइडेंस दी है कि अगले साल यानी कि FY27 में 650 करोड़ का रिवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, यानी कि ये अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे और इनका एबिटा मार्जिन होगा 26% का, यानी कि इनको 2% का मार्जिन एक्सपेंशन भी मिलेगा ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और इन्होंने FY28 की भी गाइडेंस दे रखी है। FY28 में ये कंपनी 800 से 850 करोड़ का रिवेन्यू टारगेट कर रही है जिसमें इनका 28% का एबिटा मार्जिन होगा। तो यानी कि अगले 2 साल तक ये कंपनी अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेगी और अगले 2 साल तक इसको 2% का एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा और क्योंकि इसको मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है तो इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। तो अगले 2 साल तक ये कंपनी अपने प्रॉफिट को 40% के रेट से ग्रो कर सकती है, यानी कि ये कंपनी FY27 और FY28 में अपने प्रॉफिट को 40% कैगर के रेट से ग्रो करेगी। अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। तो बेसिकली कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि FY27 में ये अपनी सेल्स को 650 करोड़ के आसपास टच करेंगे और अपने पैट को 100 करोड़ के आसपास ले जाएंगे और इनका इस साल का पैट है 67 करोड़ का, यानी कि इस साल यानी FY27 में इनके पैट में 50% की ग्रोथ आएगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अब करंटली जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन इस कंपनी की PE रेशो है 43 के आसपास की और ये कंपनी अपने पैट को FY27 में 50% से ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। तो अब इसकी पैग रेशो निकालते हैं। तो पैग रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पैग रेशो निकालने का तरीका होता है PE रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल प्रॉफिट में कितने % की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और इसकी PE रेशो है 43 के आसपास की और ये कंपनी अपने प्रॉफिट को 50% से ग्रो कर सकती है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। तो इसकी पैग रेशो हो गई 43 डिवाइड बाय 50, यानी कि इस कंपनी की FY27 की पैग रेशो हो गई 0.86 की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब ये तो मैंने इस स्टॉक को शॉर्ट में कवर कर दिया। अगर तुम इस कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो ना तो वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करी हुई है जो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक पे। तो देखो V2 रिटेल एक B2C कंपनी है जो कि वैल्यू फैशन अपैरल स्पेस में काम करती है, मतलब कि ये अपने कस्टमर्स को कपड़े बेचते हैं, शूज बेचते हैं और मतलब डेली वियर की आइटम्स बेचते हैं। ये कंपनी बेसिकली मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास वाले कस्टमर्स को टारगेट करती है और इनका एक ही मोटो है कि हम ट्रेंडी कपड़े सेल करें अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जिस वजह से इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा V2 रिटेल, जिसमें V2 का मतलब है वैल्यू एंड वैरायटी, कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे ट्रेंडी कपड़े सेल करें लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे सेल करें। अब देखते हैं कि FY26 में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अब इन्होंने अपनी सेल्स को 63% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, जबकि कंपनी ने ये गाइड कर रखा था कि हम अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे। तो इन्होंने अपनी गाइडेंस को ओवर अचीव किया है और इनके प्रॉफिट में 125% की ग्रोथ आई है, मतलब इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आ रही है क्योंकि इस कंपनी का पैट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। तो देखो FY26 के एंड में इस कंपनी के पास करंटली 325 स्टोर्स हैं और मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि FY27 में यानी कि इस
साल ये एटलीस्ट 170 से 200 नए स्टोर्स ऐड करेंगे, यानी कि ये 50% नया एरिया ऐड करेंगे अपना FY27 में। और बेसिकली इस साल इनको जितने भी स्टोर खोलने होंगे ना, ये अपने इंटरनल एक्रूवल से खोलेंगे, मतलब कंपनी के पास जो भी कैश पड़ा हुआ है ना उससे खोलेंगे। और अगर बाई चांस इनको बाहर से पैसा उठाना पड़ा तो ये डेट को प्रेफर करेंगे रेदर देन की अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करें। मतलब मैनेजमेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी कि हम और स्टोर अपने डेट से खोलें और इक्विटी को लास्ट में डाइल्यूट करेंगे जब कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। अब देखो, क्योंकि ये कंपनी ये बोल रही है कि हम FY27 में 170 से 200 नए स्टोर्स ऐड करेंगे, तो FY27 के एंड तक इनके पास 500 स्टोर्स होंगे। और ये कंपनी कह रही है कि FY28 में भी हम 250 नए स्टोर खोल देंगे, यानी कि FY28 में भी 50% न्यू एरिया ऐड कर देंगे। तो मतलब ग्रो करने के लिए ये कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है और नया एरिया ऐड कर रही है, और अगले 2 साल तक ये मिनिमम 50% न्यू एरिया ऐड करेंगे। अब बात करते हैं कि इस कंपनी ने ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है। तो देखो, अगले 2 साल तक ये कंपनी अपनी सेल्स को 50% के रेट से ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। देखो, क्योंकि ये अगले 2 साल तक हर साल 50% नया एरिया ऐड कर रहे हैं, तो 40% सेल्स की ग्रोथ तो इनकी उस नए एरिया की वजह से आएगी, और बची हुई 8 से 10% सेल्स ग्रोथ इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से आएगी, यानी कि जो इनके पुराने स्टोर है ना उससे आएगी। तो बेसिकली इस कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि अगले 2 साल तक, यानी कि FY27 और FY28 में हम अपने रिवेन्यू को मिनिमम 50% से तो ग्रो करेंगे ही करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अब क्योंकि ये कंपनी इतने हाई पेस पे एक्सपैंड कर रही है, मतलब हर साल 50% नया एरिया ऐड कर रही है और स्टोर्स खोल रही है ना इतने हाई पेस पे, तो इसकी वजह से इनको मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी तुम केपेक्स करते हो तो तुम्हारे मार्जिन पे प्रेशर रहता है। तो ये कंपनी अपने इसी मार्जिन के लेवल को मेंटेन करेगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, मतलब यहाँ से ना मार्जिन इंक्रीज होंगे और ना डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ और इनकी सेल्स की ग्रोथ सेम रेट पे आएगी। तो ये कंपनी अगले 2 साल तक अपने सेल्स को और अपने प्रॉफिट को 50% CAGR के रेट से ग्रो कर सकती है। अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। अब करंटली इस कंपनी की PE रेशो है 56 के आसपास की, और ये कंपनी FY27 में अपने प्रॉफिट को 50% से ग्रो कर सकती है, तो इसकी पैग रेशो हो गई 56 डिवाइडेड बाय 50, तो इसकी पैग रेशो हो गई 1.1 के आसपास की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब अगर इस स्टॉक की भी तुम डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो तो मैं उसको यहाँ पे पिन कर दूंगा। अब इससे पहले मैं तुम्हें अगली कंपनी बताऊं जो कि 50% से ग्रो करने की बात कर रही है। अगर तुम्हें ये रिसर्च पसंद आ रही है ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब उस कंपनी पे चलते हैं जो कि सोलर सेक्टर से और 50% से ग्रो करने की बात कर रही है। तो देखो, फुजियामा सोलर पावर क्या करता है कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचता है, और इस कंपनी की 2 डिवीजन है, एक तो है B2C डिवीजन और दूसरी है B2B डिवीजन। B2C डिवीजन में ये इन्वर्टर सेल करते हैं, बैटरी सेल करते हैं और सोलर पैनल सेल करते हैं, और B2B डिवीजन में ये चार्जर सेल करते हैं, जैसे ई रिक्शा के चार्जर हो गए। पर इनका 90% रेवेन्यू इनके B2C डिवीजन से आता है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। अब देखो, जब भी कोई सोलर पैनल लगवाता है तो जिस टाइम पे दिन होता है, यानी कि जब सनलाइट आती है, तब तो वो एनर्जी जनरेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन रात के टाइम पे ना, जब सनलाइट नहीं होती, तब सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता। तो होता क्या है, दिन के टाइम पे जो भी सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना, वो बैटरी में जाके स्टोर हो जाती है। अब सोलर पैनल जो एनर्जी जनरेट करता है ना, वो DC फॉर्म में होती है, पर जो घर पे हम एनर्जी यूज करते हैं वो AC फॉर्म में होती है। तो इस DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर चाहिए होता है। तो बेसिकली ये कंपनी सोलर पैनल भी बेचती है जिससे एनर्जी जनरेट होती है, इन्वर्टर भी बेचती है जिससे वो एनर्जी DC से AC में कन्वर्ट होती है, और बैटरी भी बेचती है जिसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये अपने कस्टमर को पूरा सॉल्यूशन सेल करते हैं, और बेसिकली कस्टमर चाहता भी यही है कि तुम मुझे पूरा सॉल्यूशन सेल करो, ठीक है। तो ये इसके 2 सेगमेंट है, B2C और B2B, और इसका मेन रेवेन्यू B2C से आता है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। अब चलते हैं इसके FY26 के रिजल्ट्स पे। अब इनकी सेल्स 72% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, यानी कि इनका प्रॉफिट इनकी सेल्स से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है। और ये बात तो तुम्हें भी पता है कि सोलर सेक्टर में गवर्नमेंट ने सब्सिडी निकाल रखी है, और बेसिकली गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है सोलर पैनल लगवाने पे, तो मतलब इस सेक्टर में ग्रोथ तो है, पर जो इनको फुल ईयर के बेसिस पे मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है ना, वो तो पास्ट है। हमें तो ये देखना है कि क्या गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि मार्केट तो फ्यूचर को देखती है, जो हो गया वो तो पास्ट है। तो अब ये बात करते हैं कि इस कंपनी ने अपनी फ्यूचर की ग्रोथ की क्या गाइडेंस दे रखी है। तो इस कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि FY27 में, यानी कि इस साल ये अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, पर इस कंपनी को ना मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ और इसकी सेल्स की ग्रोथ सेम रेट पे आएगी। इसका मतलब FY27 में ये कंपनी अपनी सेल्स को और अपने प्रॉफिट को 50% से ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। तो करंटली इस कंपनी की PE रेशो है 32.7 की। अब निकालते हैं इसकी पैग रेशो। तो पैग रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पैग रेशो निकालने का तरीका होता है PE रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल प्रॉफिट में कितने % की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसकी PE रेशो है 33 के आसपास की, और ये कंपनी अगले साल यानी FY27 में अपने प्रॉफिट को 50% से ग्रो कर सकती है। तो इसकी पैग रेशो हो गई 33 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि इस कंपनी की पैग रेशो हो गई 0.67 के आसपास की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब एक बात समझो कि जो भी 5 कंपनीज मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम इसको डिस्कस कर लो और फिर भूल जाओ,
जाओ, हमें हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या जो मैनेजमेंट ने कहा है क्या वो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही। तो मतलब हर 3 महीने में हर कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा और वो हम इस चैनल पे कंटिन्यू रखेंगे। तो बेसिकली अगर तुम इन कंपनीज की ट्रैकिंग भी देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बेसिकली स्टॉक की डिटेल्ड वीडियो तो मैं यहाँ पे पिन कर ही दूंगा अगर तुम्हें इसकी डिटेल्ड एनालिसिस देखनी है तो चलो फिर अब अपने अगले स्टॉक पे चलते हैं। तो ईपैक प्रीफैब क्या करता है, ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाते हैं। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होती है, ये बिल्डिंग स्टील से बनती है। सपोज तुम ये मानो कि एक कंपनी को अपना वेयर हाउस बनवाना है काम करने के लिए, तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ईपैक प्रीफैब वालों से स्टील की बिल्डिंग बनवा ले जिसको प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बोलते हैं, या फिर वो कन्वेंशनल तरीके से अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाए, मतलब ब्रिक्स से। तो बेसिकली ईपैक प्रीफैब वाले क्या करेंगे, वो अपनी फैक्ट्री में स्टील को यूज करके एक स्केलेटन तैयार कर लेंगे और उसके बाद उस स्केलेटन को साइट पे जाके इंस्टॉल कर देंगे। तो जब भी कोई कंपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनवाती है ना, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो पुराने कंस्ट्रक्शन जो ब्रिक वाला कंस्ट्रक्शन का तरीका है उससे ये सस्ती होती है, और दूसरा ये उससे जल्दी कंस्ट्रक्ट होती है। तो जिस भी कंपनी को एक्सपैंड करना होता है ना, वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग प्रेफर करती है रादर देन कि वो ओल्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाए। और जो भी कंपनीज है जैसे जो डेटा सेंटर बनाती है या रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज हो गई, वो सब इनके क्लाइंट्स है, मतलब क्योंकि उनको जल्दी ग्रो करना है तो वो प्री इंजीनियर बिल्डिंग प्रेफर करते हैं रादर देन कि वो ओल्ड ब्रिक वाले तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाए, क्योंकि प्री इंजीनियर बिल्डिंग 50 से 60% चीपर होती है। और अगर तुम कोई पुराने तरीके से बिल्डिंग बनवा रहे हो जो 1 साल में बनेगी, तो ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग 6 महीने में तैयार हो जाती है। तो यानी कि ये सस्ती भी है और जल्दी भी बनती है, तो फायदा मिलता है कंपनीज को। तो वो प्री इंजीनियर बिल्डिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक बिजनेस मॉडल। तो बेसिकली ईपैक प्रीफैब वाले ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं प्री इंजीनियर बिल्डिंग से। और जिन जिन सेक्टर्स में ग्रोथ है जैसे कि डेटा सेंटर हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज हो गई, ईवी वाली कंपनीज हो गई, वो सब इनसे प्री इंजीनियर बिल्डिंग बनवा रही है रादर देन कि वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन तरीके को प्रेफर करें। अब बात करते हैं इनके FY26 के रिजल्ट्स की। तो देखो इन्होंने ये गाइडेंस दे रखी थी कि FY26 में ये अपने रेवेन्यू को 35% से ग्रो करेंगे और इन्होंने अपनी गाइडेंस को अचीव भी किया है। अब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, यानी कि इनका प्रॉफिट इनकी सेल से ज्यादा रेट पे ग्रो किया है क्योंकि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिला है। इसका पैट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। पिछले साल इस कंपनी का पैट मार्जिन था 5.2%, वो इस साल एक्सपैंड होकर 6.1% के आसपास पहुंच गया। और बेसिकली इनका पैट मार्जिन इसलिए एक्सपैंड हुआ है क्योंकि जो इन्होंने आईपीओ से पैसे उठाए थे ना, उसके कुछ पार्ट से इन्होंने अपने डेट को रीपे कर दिया, जिस वजह से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई, तो इनका मार्जिन एक्सपैंड हो गया। पर ये चीज तो पास्ट है। अब बात करते हैं इनकी गाइडेंस की कि क्या गोइंग फॉरवर्ड इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड होगा या नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि मार्केट तो फ्यूचर को देखती है। तो चलो अब इसकी गाइडेंस पे बात करते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि FY26 में यानी कि इस साल इस कंपनी का रेवेन्यू है 1525 करोड़ का, और इस कंपनी ने ये गाइडेंस दे रखी है कि FY27 में हम 1925 से 1950 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। यानी कि FY27 में ये अपनी सेल्स को 27% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। बट क्योंकि जो इस कंपनी ने आईपीओ से पैसे उठाए थे ना, उससे इन्होंने अपने डेट को रीपे कर दिया, जिस वजह से इनके पैट मार्जिन एक्सपैंड हो जाएंगे। अभी इनका पैट मार्जिन है 6.1% का, जिसको ये FY27 में इंप्रूव करके 6.5% तक ले जाएंगे। तो यानी कि इनका पैट मार्जिन 0.5 या 0.4% से एक्सपैंड होगा ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, जिस वजह से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। और FY27 में इनका प्रॉफिट 35% से ग्रो हो सकता है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, जबकि इनकी सेल्स 27% से ग्रो होगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। तो चलो अब फाइनली इस कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी पी रेशियो है 27 के आसपास की। अब इसकी पैग रेशियो निकालते हैं। तो पैग रेशियो निकालने का तरीका तुम्हें बताइए। पैग रेशियो निकालने का तरीका होता है पी रेशियो डिवाइडेड बाय अगले साल प्रॉफिट में कितने % की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसकी पी रेशियो है 27 के आसपास की, और ये कंपनी अगले साल अपने प्रॉफिट को 35% से ग्रो कर सकती है। तो इसकी पैग रेशियो हो गई 27 डिवाइड बाय 35, यानी कि इस कंपनी की पैग रेशियो हो गई 0.77 के आसपास की। अब ऑब्वियसली अगर तुम्हें इस कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस देखनी है तो उसको तो मैं यहाँ पे पिन कर ही दूंगा। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक पे। तो देखो शैडोफैक्स एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, डिलीवरी को हैंडल करते हैं। जैसे सपोज Amazon का पार्सल हो गया या कोई डिलीवरी प्लेटफॉर्म से पार्सल या ऑर्डर लेके उसको कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि Amazon हो गया या क्विक कॉमर्स कंपनीज हो गई जो कि 10 मिनट डिलीवरी करती है, उनके साथ डील करते हैं। दूसरा अपने डिलीवरी के सेगमेंट में रिटर्न्स को भी हैंडल करते हैं। सपोज किसी कस्टमर ने Amazon पे रिटर्न पार्सल डाल दिया, तो ये कंपनी क्या करेगी, उस कस्टमर से वो पार्सल उठा के Amazon वालों को दे देगी। तो ये रिटर्न्स भी हैंडल करते हैं। और अगर किसी आइटम की रिप्लेसमेंट है ना, सपोज कस्टमर के पास कोई गलत चीज चली गई, तो ये उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए रिप्लेसमेंट भी हैंडल करते हैं। और ये बेसिकली प्राइम डिलीवरी भी करते हैं, जिसमें ये सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी भी करते हैं।
अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन के पार्सल डिलीवर करेंगे उसके हिसाब से इनको कमीशन मिलती है हर पार्सल पे, जिसका कुछ पार्ट तो ये अपने डिलीवरी राइडर्स को दे देते हैं और बीच की कमीशन खुद रख लेते हैं। तो बेसिकली ये एक B2B मॉडल है, यानी कि ये अलग अलग बिजनेसेस के लिए उनके प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं कस्टमर को और जितने ये पार्सल डिलीवर करते हैं उसके हिसाब से अपनी कमीशन चार्ज कर लेते हैं। अब चलते हैं इसके FY26 के रिजल्ट्स पे। अब फुल ईयर FY26 के बेसिस पे इनके रिवेन्यू में 70% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, और इनका पैट तो बहुत अच्छे रेट पे ग्रो हुआ है, मतलब इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है ना, तो इनका पैट मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हुआ है। और पिछले साल इस कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ के आसपास था और इस साल इनका प्रॉफिट 112 करोड़ के आसपास का है, मतलब पैट तो बहुत अच्छे रेट पे एक्सपैंड हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, क्योंकि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है। और बेसिकली एबिटा मार्जिन पे मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दे रखी है कि FY28 तक ये अपने एबिटा मार्जिन को हर साल 1 से 1.2% के रेट पे एक्सपैंड करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, यानी कि FY27 में भी इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा और FY28 में भी इनका मार्जिन 1 से 1.2% से एक्सपैंड होगा एबिटा मार्जिन, जिसकी वजह से इनकी एबिटा की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। और ये चीज तो तुम्हें पता ही है कि जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है कि लोग ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, इसकी पेनिट्रेशन बढ़ी रही है इंडिया में, तो गोइंग फॉरवर्ड इस सेक्टर में तो ग्रोथ है ही, क्योंकि अब आजकल हर बंदा ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, कोई भी धूप में ऑफलाइन जाके सामान लेना प्रेफर नहीं कर रहा, सब ये चाह रहे हैं कि मिंत्रा से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सीधे ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, तो मतलब सेक्टर में भी ग्रोथ है। तो चलो अब ये बात करते हैं कि इस कंपनी ने FY27 में ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है। तो सबसे पहले तो इस कंपनी ने ये बोला है कि FY27 में ये अपनी सेल्स को 27 से 30% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इस कंपनी को अगले 2 साल तक यानी कि FY27 में और FY28 में 1 से 1.2% का एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी एबिटा की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। अब क्योंकि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है, तो ऑल्दो ये अपनी सेल्स को तो 27 से 30% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, लेकिन इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ना 60 से 70% की ग्रोथ आएगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, क्योंकि इनका एबिटा मार्जिन 1 से 1.2% से एक्सपेंड होगा FY27 में भी और FY28 में भी। अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। तो करंटली स्टॉक की PE रेशो है 115 के आसपास की, और ये कंपनी FY27 में अपने प्रॉफिट को 70% से ग्रो करेगी, यानी कि इस कंपनी की पेग रेशो हो गई 1.6 के आसपास की। अब ऑब्वियसली ये पेग रेशो 1.5 से भी ऊपर की है, मतलब ज्यादा है बहुत, लेकिन तुम ये चीज भी कंसिडर करो कि ये कंपनी FY28 तक अपने एबिटा मार्जिन को 1 से 1.2% से एक्सपेंड करेगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, और FY28 के बाद अपने एबिटा मार्जिन को 2 से 2.5% से एक्सपेंड करेगी 2-3 सालों के लिए। तो यानी कि ये कंपनी अपने मार्जिन को अगले 4 से 5 साल तक एक्सपेंड कर सकती है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अब मैं तुम्हें कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि इसको खरीदो या मत खरीदो, मैं तुम्हें सिर्फ डील बता रहा हूँ कि डील क्या है ये, क्योंकि इसकी पेग रेशो बहुत ज्यादा है, पर इसमें 4 से 5 साल की मार्जिन एक्सपेंशन भी है। अब क्योंकि ये कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो अगले 2 से 3 साल के लिए ये कंपनी अपने प्रॉफिट को 60% कैगर के रेट से ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब ऑब्वियसली जो 5 स्टॉक मैंने कवर किए हैं वो सारे हाई ग्रोथ स्टॉक्स है, मतलब उसमें ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन स्टॉक्स को ना हमें लगातार ट्रैक करना होता है हर 3-3 महीने में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो कंपनी ने बोला है वो करके भी दिखा पाए, और अगर कंपनी ने बोला कि मैं 50% से ग्रो करूंगी और करके नहीं दिखा पाई ना, तो PE डी रेटिंग होती है बहुत ज्यादा और परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होता है। इसीलिए ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स को ना हमें हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इन सारे स्टॉक्स की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे इस चैनल पे। तो अगर तुम इन स्टॉक्स को लगातार ट्रैक करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर इन 5 स्टॉक में से किसी भी स्टॉक की तुम डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हो ना, तो वो सारी की सारी वीडियोस मैंने पिन कर दी हैं। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 5 में से तुम्हें कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगा और किसकी वीडियो तुम पूरी चेकआउट करोगे, और जाके फटाफट उस वीडियो को चेकआउट करो।